हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस ट्यूटर्स। तो पुरानी वीडियो में हमने देखा था कि करंट क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है और रजिस्टर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, एसआई यूनिट्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो इस सीरीज़ में अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ओम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे कि कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके प्रोपोर्शनल होगी करंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम ऐसे लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वहाँ पे हमें पुट करना पड़ता है। तो कांस्टेंट के प्लेस पे हम यहाँ आर पुट कर देंगे, आर आई, भी इक्वल टू आर आई। आर क्यों आया? आर यहाँ पे हमने एक कोई रैंडम कांस्टेंट लिया है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर इक्वल टू की साइन लगाने के लिए। इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। हेयर आर इज proportionality constant and is called resistance। ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि हर एक कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा V। जैसे जैसे हम V को चेंज करेंगे सर्किट में, उसी तरह हमें सर्किट में करंट में भी चेंज मिलेगा। अगर V हमने 2 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट हमने अप्लाई किया है तो करंट मान लीजिए आपको 1 एम्पेयर का मिल रहा है करंट। कुछ रेजिस्टेंस के कारण कुछ हिंड्रेंस हुआ है, करंट फ्लो ऑफ चार्ज में हिंड्रेंस होता है। तो मानिए अगर हमने 2 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अक्रॉस लगाया है तो करंट 1 एम्पेयर लग रहा है। अगर आगे हम 2 वोल्ट को 4 वोल्ट कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने कितना बाई 2 से इंक्रीज किया है ना, सीधे दुगना हो गया है, 2 इंटू 4। तो ये भी अपने वैल्यू के दुगने वैल्यू में ये बढ़ जाएगा। तो अभी वैल्यू इसकी 1 एम्पेयर है, इसका दुगना करेंगे तो 2 एम्पेयर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का 6 कर दिए है ना, 4 का 6 कर दिए तो हमने कितने मल्टीपल ऑफ टाइम्स ये वोल्ट को बढ़ाया है? 3 टाइम्स हमने बढ़ाया है ना। तो ये करंट भी 1 एम्पेयर का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 एम्पेयर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखें तो हमें करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है सर्किट में, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। करंट और वोल्टेज का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि V बाई आई एक कांस्टेंट होना चाहिए। वही तो यहाँ पे हो रहा है। देखिए ध्यान से, V फर्स्ट में हमने क्या लिया 2 और करंट हमने फर्स्ट में क्या लिया 1 है ना। तो वैल्यू क्या आई 2। सेकेंड में देखिए बाई 2 टाइम्स हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो हमने 4 लिया पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट की वैल्यू क्या हुई, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड कैसे किया है, ये ओम्स लॉ के थ्योरी के बेसिस पे, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा करंट सर्किट में। इस थ्योरी के बेसिस पे हमने ये लिखा और इससे हमें प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए सेकेंड में 4 वोल्ट लिया और करंट कितना फ्लो हुआ 2 बाई 2 टाइम्स 4, यहाँ पे भी कांस्टेंट। उसी तरह देखिए 6 बाई 3 2, यहाँ पर भी कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट रेशियो जो रहेगा 2:1 का
हर एक कंडीशन में 2:1 का रहेगा रेशियो। साथ ही साथ कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सर्किट है जिस टेम्परेचर में है उस टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द सिस्टम कंडीशन ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए वगैरह, और जिस पर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये तो क्लियर होगा ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल ही करंट रहती है सर्किट में। यही सिंपल सा बात है और कुछ नहीं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राफ V और I वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ कैसा बनेगा अगर प्लॉट करेंगे हम तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। कोई भी एक्सिस में आप I और V रख सकते हैं। हम अभी x एक्सिस में करंट को रख रहे हैं और y एक्सिस में V को रख रहे हैं। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, हमने यहाँ से इक्वेशन लिया है, ये कांस्टेंट किस टाइप होगा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये किस फॉर्म में, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में y = mx + c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एम आई राइट। स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन y = mx + c, जहाँ m क्या है, m क्या होता है इक्वेशन में, स्लोप होता है ना, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में मैथ्स में। तो यहाँ पे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, बाकी इक्वेशन तो आपको सेम लग रही होगी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे m क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर करें इक्वेशन को, y हो जाएगा v, m हो जाएगा r और i हो जाएगा x इस इक्वेशन के हिसाब से। तो m स्लोप लिख देते हैं, m = r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगी, i इधर जाएगी, v/i। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हुआ स्टेप 1, एक स्टेप 1 जो कि हम पहले से जान रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उस इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर प्लॉट करना चाहें तो इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेकेंड मेथड, आप ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, इससे आप जा सकते हैं। हमने देखिए वैल्यू क्या निकाला था, हमने फर्स्ट में एज्यूम किया था पोटेंशियल, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एज्यूम किया था V और एक करंट हुआ, इस V के प्रोपोर्शनल यहाँ पे करंट हमने फाइंड किया था। तो V और I यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें इस ग्राफ में तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ऊपर यहाँ कहीं 6 होगा। अगर ध्यान से देखें तो V की वैल्यू जब 2 थी तब I की वैल्यू क्या था, V की वैल्यू जब 2 थी तो I की वैल्यू 1 एम्पेयर, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। V की वैल्यू जब 4 वोल्ट हुआ तो I की वैल्यू क्या हो गया 2 एम्पेयर, तो जब 4 हुआ तो I की वैल्यू यहाँ कुछ आएगा, है ना। थोड़ा ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने अभी स्केल का यूज़ नहीं किया है। अगर आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो ग्राफ पूरा एक्यूरेट मिलेगा। जब V की वैल्यू हमने 6 बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाया, तो I की भी वैल्यू 3 गुना 3 एम्पेयर हमें देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं होगा। ये तीनों पॉइंट को अगर मिला दें तो क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये हो गया V और I के ग्राफ। V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। स्लोप हमने अभी देखा V और I, यहाँ पे थीटा, स्लोप की वैल्यू tan थीटा ही होती है। tan थीटा = V/I = m।
अब tan थीटा की वैल्यू आप ग्राफ, एक बार ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, तो tan थीटा की वैल्यू आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस हम जान रहे हैं tan थीटा की वैल्यू। यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड में होती है। ऑपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर लिया जाता है ना थीटा के, तो ऑपोजिट साइड में आपको ये दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू वाई एक्सिस में क्या है, भी अभी यहाँ चार जान रहे हैं ना, अगर मान ले यहाँ पे भी है, भी की ही तो वैल्यू 4 वोल्ट है, तो भी आपको परपेंडिकुलर हो गया भी। और बेस क्या है, आई की वैल्यू जब भी 4 एम्पेयर भी 4 वोल्ट था तब तो आई 2 एम्पेयर था, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए निकल गया tan थीटा इक्वल टू भी बाई आई। तो ये था दूसरा मेथड। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। तो यहाँ एक बार फ्रेश ग्राफ बना देते हैं। भी और आई के बीच में हमेशा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने 2 मेथड इसका जाना, एक मेथड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमने यहाँ देखा, और सेकेंड मेथड जो कि ग्राफ से हमने कैलकुलेट किया था tan थीटा इक्वल टू भी बाई आई। वैल्यूज पुट करके हमने कैलकुलेट किया था सेकेंड मेथड में, वैल्यू एज्यूम किया भी की और उसके प्रोपोर्शनल में करंट एज्यूम किया, और उस बेसिस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन पाया कि भी और आई वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेजिस्टेंस। जो कि रेजिस्टेंस अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे आर लिखा था जो कि कांस्टेंट था, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन में रेजिस्टेंस को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एक्चुअल मीनिंग रेजिस्टेंस की क्या होती है उसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको अलग अलग मिलेगा। एल्युमिनियम का कुछ अलग रेजिस्टेंस, कॉपर का कुछ अलग रेजिस्टेंस, उसी प्रकार आयरन का कुछ अलग रेजिस्टेंस है ना। हर एक अलग अलग कंडक्टर का आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और यह वह प्रॉपर्टी होती है बाय व्हिच ये जो फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टर के अक्रॉस होता है। अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो रेजिस्टेंस जो है सो कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि ओपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और चार्ज फ्लो होगा तो क्या हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, अगर चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, है ना। करंट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। करंट कुछ नहीं है, बस ऐसे चार्ज जो कि मोशन में है उनकी स्टडी है। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, एक करंट को अपोज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस यही प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर का। यहाँ से इक्वेशन से आर की अगर वैल्यू निकालना चाहें, इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या होगी, आर इक्वल टू भी बाई आई, है ना। आर इक्वल टू भी बाई आई। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और डोनेट इसको इस साइन से किया जाता है, ओम का साइन ये हुआ। तो 1 ओम की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे।
1 ओम इक्वल टू भी है, यहाँ भी वोल्ट में होता है हमें पता है, तो 1 वोल्ट लिखना पड़ेगा। 1 वैल्यू लाने के लिए नीचे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नीचे ऊपर दोनों 1 होना चाहिए, तभी तो कट कर 1 होगा। तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर हो गया। तो क्या हुआ, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। अब ये तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का बाय विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। बट रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, एनी मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि रेजिस्टेंस शो करता है अपने नेचर में, उसे रेजिस्टर कहते हैं। ऐसा कोई भी कंडक्टर जो कि अपने नेचर में रेजिस्टेंस को शो करता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेज को अपोज करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टर। आगे देखिए ओमिक सर्किट, कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म, आपको बस इन्हें रिमेंबर रखना है। ओमिक सर्किट क्या होता है, एनी सर्किट विच ऑबेज दी ओम लॉ, ऐसा भी कोई भी सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे क्या कहेंगे, ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या कहेंगे, ऐसा सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। अच्छा, ओमिक सर्किट में एक बात ध्यान दीजिएगा, ओमिक सर्किट में वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। हमने अभी पढ़ा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था आई और भी। नॉन ओमिक सर्किट ये तो एक्सपेक्टेड है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा है। तो आइए उसी नॉन ओमिक सर्किट पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन सर्किट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक। नीचे आपको कुछ सर्किट दिए गए हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सर्किट ओमिक है और कौन सा सर्किट नॉन ओमिक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या मिल जा रहा है आपको, फर्स्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, उसमें वी और आई वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया गया है। आप देख रहे होंगे पूरा स्ट्रेट लाइन है। हमने अभी पढ़ा है कि जब भी स्ट्रेट लाइन होगा वी आई ग्राफ, तो मतलब वो ओम लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं अक्रॉस द कंडक्टर, वैसे वैसे ही करंट भी बढ़ रहा है। मतलब करंट इज टोटली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखिए वोल्टेज हमने बढ़ाया, करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज 0 था, करंट भी 0 था। वोल्टेज को हमने फिर बढ़ाया, उसी की प्रोपोर्शनल में एकदम सेम टू सेम आपको देखिए करंट भी बढ़ गया, तो ये ओमिक सर्किट हो गया। ये जिस भी सर्किट का वी आई ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये ओमिक सर्किट हो गया। सेकेंड में देखिए, सेकेंड ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स एक्सिस में वी को डिनोट किया गया है और वाई एक्सिस में आई को डोनेट किया गया है। यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ के अनुसार हम तो वी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी हमने कुछ तो वैल्यू होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वी को हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन करंट अभी तक 0 ही है। करंट देखिए यहाँ 0 ही है, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट क्रिएट कर दिया, लेकिन करंट जनरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इस सर्किट में करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब यही तो हुआ कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट तो नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। ये देखो थर्ड में भी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कुछ दूर पे तो प्रोपोर्शनल रहा करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे जाकर ये पूरा का पूरा डेविएट कर गया, आगे जाकर पूरा डेविएट कर गया, करंट डिक्रीज होने लगा और
वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ए भी नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ए भी डिविएट हो गया, तो ए भी नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे देख लेते हैं लिमिटेशंस, ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस है उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, ये बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस लिमिटेशन के अनुसार जब हम हाई करंट सर्किट के थ्रू पास कराते हैं तो कंडक्टर में सम हीटिंग जनरेट होती है, और वो हीट जनरेट होने के कारण कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये एक्चुअली अगली टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। तो उसमें एक पॉइंट ये आता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होगी? जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 इक्वल टू mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो m तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्पीड में ट्रेवल करने लगते हैं, और उस ओवर स्पीड के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होने लगते हैं, जिसके कारण जो स्पीड तो बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नेट स्पीड वो डिक्रीज हो जाती है। आपस में कोलाइड होते रहते हैं, स्पीड में रहते हैं लेकिन आपस में कोलाइड होते रहते हैं, एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक कोलाइड होते रहते हैं, इसलिए नेट स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। और इस स्पीड के डिक्रीज के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओम्स लॉ का वायलेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट बढ़ रहा, लेकिन रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनल में ज़्यादा बढ़ने के कारण करंट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा और नेट करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ओम्स लॉ का वायलेशन हो गया। सेकेंड में तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है नॉन ओमिक सर्किट के बारे में। तो ये दोनों लिमिटेशन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन था ओम्स लॉ का। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, और कुछ टर्म करेंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।